हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.1 को, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला है 140। हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो 140 का करना है अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो 70 दूनी होता है 140, फिर से 2 से भाग लग जाएगा, 35 दूनी 70। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 5 सत्ते 35। अब 7 अभाज्य संख्या आ गया, तो इसके आगे नहीं होगा। तो 140 बराबर हो जाएगा, 2 बार आया है इसीलिए 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। बस यही इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 आ गया। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 39 दूनी 78 हो जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा। अब इसके आगे नहीं होगा इसमें, तो 156 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। अब तीसरा क्वेश्चन है 3825। 2 से भाग नहीं लगेगा इसमें, भाग लगेगा इसमें 3 से। तो 3 से भाग लगाने पर ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 1275। फिर से इसमें 3 से भाग लगाएंगे, तो ये आएगा 425। अब 425 में भाग लगेगा 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 25। अब 5 से लगेगा 17 पचे 85। अब 17 फिर से अभाज्य संख्या आ गया, तो 3825 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005, 5005। तो इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1001। फिर अब 5 से लगेगा नहीं, 7 से इसमें भाग लगेगा। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 तिया 21। अब आया 143। 143 में भाग लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, इसमें 11 से भाग लगेगा। तो 11 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 13। 13 फिर से अभाज्य संख्या आ गया, तो इसके आगे नहीं होगा। तो 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429, 7429। तो इसमें हम लोग भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से भी भाग लगे नहीं लगेगा इसमें, 5। तो इसमें भाग लगेगा 17 से। 17 से भाग लगाएंगे इसमें, तो ये आएगा 437। फिर इसमें भाग लगाएंगे अब 19 से। तो 19 से भाग जब लगाएंगे तो ये आएगा 23। तो 23 अभाज्य संख्या हो गया, तो इसमें अब आगे नहीं लगेगा। तो 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग इसका HCF ज्ञात करते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो मिलता है 2, 13 दूनी 26। 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर मिलता है 7 से 13 सत्ते 91। तो 26 बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 13 और 91 बराबर लिखेंगे 7 गुने 13। तो 26 बराबर हुआ 2 गुने 13 और 91 बराबर हुआ 7 गुना 13। तो HCF बराबर हो जाएगा, तो HCF जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है।
तो 26 में भी 13 आ रहा है और 91 में भी 13 आ रहा है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम ज़रूरी नहीं हो कि कॉमन हो, एलसीएम जितना भी दोनों का फैक्टर है उस सभी को ले लेते हैं हम लोग। तो 2 है तो 2, 13 है और 7 है, तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम। तो ये तीनों को गुना करने पर मिलता है हमें 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, इसका गुणनखंड हो गया 82। अब इसके आगे भी एक प्रोसेस करना है, तो सवाल देखते हैं। इसका अगला प्रोसेस है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसका अगला प्रोसेस करते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच, जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास 26 और 91 है, तो लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। तो 26 और 91 का गुना करने पर मिलता है 2366, और 13 और 182 को भी जब गुना करते हैं तो मिलता है 2366। तो दोनों साइड आ गया बराबर, तो इसका जांच हो गया। अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 510 का हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255 मिलता है। अब इसमें लगाएंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। अब 5 से लगाएंगे 17 पचे 85। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 चौका 8, 2 छक्के 12 46, 2 से 23 दूनी 46। अब 23 आ गया अभाज्य संख्या। तो 510 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 23। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है तो 2 और यहाँ भी 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 2, लेकिन एक में सिर्फ 2 है और दूसरा में 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग कौन सा लेंगे, 2 या 2 का स्क्वायर। तो एचसीएफ में जो होता है हम लोग कम वाला, कम जो जिसका घात होता है वो लेते हैं। तो 2 है, एक में 2 स्क्वायर है, तो हम लोग इसमें से लेंगे 2, तो एचसीएफ आ गया 2। अब इसका एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम बराबर पिछले सवाल में भी हमने चर्चा किया था कि जितना भी फैक्टर है दोनों का सभी आ जाता है एलसीएम में, तो एलसीएम में होगा। और जो दोनों में है तो जो बड़ा वाला होता है वो एलसीएम में हम लोग लेंगे। तो 2 का स्क्वायर, 2 और एक में 2 है और एक में 2 स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। जब सभी को गुना किया जाएगा तो 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 और 17 को हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1020, और 1020 को हम लोग गुना करेंगे 23 से, तो ये आ जाएगा 23460। तो एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 23460। अब इसका करते हैं जांच, जो दूसरा प्रोसेस है। तो जांच लिखेंगे, जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का बराबर में लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या हमारे पास है 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ आया है 2, तो 2 गुना एलसीएम आया है 23460। तो 510 और 92 को जब हम लोग गुना करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 46,920। अब 23,460 को भी 2 से गुना करेंगे तो ये भी आएगा 46,920। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो दोनों साइड आ गया बराबर, तो ये जो है हमारा लिखा हुआ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इसका जांच हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 और 54। सबसे पहले इस दोनों का HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो तीसरा नंबर है दूसरा का 336 और 54। तो 336 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से इसमें लग जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 168। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84। फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 दूनी 84, 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21। 7 अभाज्य संख्या आ गया, अब इसके आगे नहीं होगा। अब करते हैं 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 27 दूनी 54। फिर लगेगा इसमें 3 से 3 नम्मा 27, 3 से 3 तिया 9। तो हम लोग लिखेंगे 336 बराबर 2 है 1 2 3 4, 2 है 4 बार, तो 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7। इसके नीचे लिखेंगे 54 बराबर 2 गुना 3 है 3 बार, तो 3 का क्यूब। अब इसका HCF निकालते हैं। तो लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF जो कॉमन होता है वही लेते हैं। तो यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 भी है इसमें, 3 यहाँ भी है। तो 2 और 3 दोनों लेना है। तो एक में है 2 का पावर 4 और एक में है 2। तो 2 के पावर 4 नहीं लेके हमें लेना है 2, 2 ले लिए, 3 भी लेना है। तो एक में है 3 का पावर 3 और एक में है 3, तो हमें लेना है 3। तो 2 गुना 3 आ गया, तो इसका HCF आ गया 6। फिर अब लेना है LCM। तो LCM क्या लेना है, तो 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो लेना है 2 के पावर 4। 3 और 3 के पावर 3 में से लेना है 3 का पावर 3 और गुना 7 भी लेना है। तो 2 का पावर 4 हो गया 16, 3 का पावर 3 हो गया 27। तो 16, 27 और 7 को हम लोग जब गुना कर रहे हैं तो इसको रफ में गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 16, 27, तो ये आ जाएगा 3024, 3024। HCF आया 6 और LCM आया 3024। अब करते हैं इसको जांच। तो लिखेंगे जांच बराबर, जांच लिखेंगे और जांच में लिखेंगे सेम प्रोसेस जो हम लोग पिछले सवाल में किए थे। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या हमारे पास यहाँ है 336 और गुना 54 बराबर HCF आया है 6 और गुना LCM आया है 3024। तो 336 और 54 को जब हम लोग गुना करते हैं तो ये आता है 18,144, 18,144। वैसे ही 3024 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे तो ये भी आएगा 18,144, दोनों साइड आ गया बराबर। तो ये हमारा जांच हो गया कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि HCF और LCM ज्ञात करना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से। वैसे पिछले सवाल में हमने यूज कर लिया है अभाज्य गुणनखंड का, लेकिन इसमें स्पेशली HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, 15 और 21। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन है 12, 15, 21, इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15। फिर 21 का करते हैं 3 सत्ते 21। तो अब 12 बराबर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर गुना 3। 15 बराबर लिखेंगे 3 गुना 5 और 21 बराबर लिखेंगे 3 गुना 7। अब लिखते हैं हम लोग HCF बराबर। तो HCF बराबर हो जाएगा, तो अभी हम लोग बात किए कि HCF वही होगा जो कॉमन हो। तो यहाँ पे जो तीनों 12, 15 और 21 है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा संख्या HCF होता है। तो 2 तीनों में है क्या, 2 तीनों में नहीं है।
अब बात करते हैं 3 का, तो 3 को आप देखिए तीनों में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। अब LCM का बात करते हैं, तो LCM हो जाएगा, LCM ज़रूरी नहीं है कि कॉमन हो, कॉमन है तो ठीक है, नहीं भी है तो हम लोग उस सब को यहाँ पे गुना के रूप में लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ले लेना है, गुना 3 तो सब में है ही, तो एक बार 3 लिख देना है। 5 है यहाँ, तो 5 लिख देना है, गुना 7 सब। तो 2 ले लिए थे, तो इसमें तो इसका हो जाएगा 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 सत्ते हो जाएगा 420। तो इसका HCF 3 हो गया, 12 15 21 का, और इसका जो LCM हो गया 420 हो गया। तो बहुत ही ईजी सवाल है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29। 17 23 29। अब ध्यान से आप देखिए 17 23 और 29 को, ये तीनों संख्या जो है अभाज्य संख्या है। इस तीनों का सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, एक और ये स्वयं। तो 17 बराबर हम लोग 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो 17 बराबर डायरेक्ट लिख देना है। 17 बराबर होगा 1 गुना 17, 23 बराबर होगा 1 गुना 23 और 29 बराबर होगा 1 गुना 29। 17 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है, इसीलिए 1 गुना 17 होगा, 23 1 गुना 23 होगा, 29 1 गुने 29 होगा। इस तीनों का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। तो फिर इसका HCF क्या होगा? तो 17 23 और 29 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो 17 में भी 1 है, 23 में भी 1 है और 29 में भी 1 है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसीलिए इसका HCF हो गया 1। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF क्या होता है। तो हमेशा अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? तो 2 अभाज्य संख्या रहे या फिर 2 से ज़्यादा, 3 4 कितना भी अभाज्य संख्या रहे, तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 1 हो गया, और कैसे 1 हुआ? क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है। अब बात करते हैं LCM का। तो LCM बराबर यहाँ हो जाएगा, LCM हम बात करते हैं कि कॉमन होना ज़रूरी है नहीं, तो LCM सबको ले लेते हैं। तो 17 23 गुने 29 इसका LCM हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29 इसका हो जाएगा LCM। इस तीनों को गुना करने पर मिलता है हमको 11,339। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, 11,339। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 9 25। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 9 का करते हैं, 3 तिहाई 9। फिर 25 का करते हैं, 5 पच्चे 25। तो 8 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 3 बार है तो 2 का क्यूब। 9 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 5 25 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है? सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, कॉमन कुछ भी नहीं है। 8 में 2 का पावर 3 है, 9 में 3 का स्क्वायर है, और 25 में 5 का स्क्वायर है। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है, इसीलिए इसका HCF जो है हो जाएगा 1, क्योंकि 1 सब में कॉमन रहता है। अब बात करते हैं LCM का। तो LCM ये सभी गुना में आ जाएगा, 2 का पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। तो ये 8 हो जाएगा, 9 72, और 72 और 25 को गुना करते हैं, तो गुना करने से हमको मिलता है, इसको 72 और 25 को गुना करते हैं, 72 और ये 25, 5 दूनी 10, ये हो गया 360, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10, 4 3 7, 4 3 7 1 8, 1800। इसका LCM हो गया 1800। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। 306 और 657 इस दोनों का HCF दिया है 9, और LCM इस दोनों का ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। HCF
ए बी गुना LCM ए बी बराबर ए गुना बी। मतलब ये कि ए बी का HCF गुना ए बी का LCM बराबर में ए और बी के ए गुना बी के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये क्वेश्चन भी बहुत ही VVI है, आप इसको टिक आउट कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो बस इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास HCF दिया है 306 बराबर 306 और 657 का 9, और LCM ज्ञात करना है हमें 306 657 का। तो यहाँ पे हम लोग ये इसी फार्मूला के हेल्प से लिखेंगे LCM। क्वेश्चन नंबर 3 है LCM। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं LCM ए बी बराबर ए गुना बी बाई HCF ए बी। जब हमें LCM ए बी का ज्ञात करना हो तो ए गुने बी, अब बट्टा में लिखेंगे HCF ए बी। और अगर सवाल उल्टा दे दे कि HCF ज्ञात करना हो तो ए गुने बी और यहाँ हो जाएगा LCM। तो इसीलिए LCM 306 657 बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 और बट्टा HCF 306 657। ये तो हमें ज्ञात ही करना है, तो बराबर में 306 गुना 657 और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 से जब हम इसको काटेंगे 9 तिहाई 27, सॉरी ये 3 पर आ जाएगा 6, 9 चौक 36, तो ये 34 से कट गया। और 657 और 34 को हम लोग अब गुना करेंगे। 34 और 657 को गुना करने पर जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर 22,338। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि 6 का पावर जो n है, अगर n के जगह पे हम अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें, तो जैसे कि 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, तो क्या ये कभी शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो अगर 6 का पावर 1 करते हैं हम लोग तो 6 आता है, 6 का पावर 2 करते हैं तो 36 आता है, 6 का पावर अगर 3 करते हैं हम लोग तो 600, ये शायद 216 आएगा, ये आता है 216। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर हम लोग 6 का पावर 1, 2, 3 कुछ भी करते हैं तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो इसी बात को हमें जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए 6 का पावर n। तो 6 का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3, 2 गुना 3 आएगा, तो 2 गुना 3 का पावर n हो जाएगा, बराबर में 2 गुना 3 का पावर n है तो 2 का भी पावर n हो जाएगा, गुना 3 का भी पावर n हो जाएगा। तो 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। तो किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना ज़रूरी है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, तो ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे किसी भी, बहुत ही साधारण सा भाषा हम यूज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ 2 और 5 तो है नहीं, हम लोग लिखेंगे इसीलिए 6 का पावर n कभी शून्य पर, मतलब कि 0 पर, शून्य पर
समाप्त नहीं होगा। हमने इसका प्रैक्टिकल भी देख लिया। 6 का पावर कुछ भी करते हैं 1 2 3 4 तो ये हमेशा 6 पे समाप्त हो रहा है, ये शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है। समझिए कि दो क्वेश्चन है ये, और हमें सिद्ध करना है दोनों क्वेश्चन को कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब कि एक और ये स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग इसमें लग सकता है। अभाज्य मतलब होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 गुने 11 गुने 13 एक टर्म है, प्लस के बाद 13 ये एक टर्म है, मतलब कि इसमें टोटल दो टर्म है। तो 7 गुने 11 गुने 13 में से और प्लस 13 में से 13 कॉमन लेना हम लोग को। 13 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 7 गुना 11, अब प्लस के बाद 13 कॉमन ले लेंगे तो 13 में से बचेगा 1। तो अब लिखेंगे 13, 7 और 11 को गुना करते हैं तो आता है 77 और प्लस में 1 है, तो ये हो जाएगा 13 गुना 77 प्लस 1 78। तो 13 गुने 78 आ गया ये। तो अब 78 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 13 गुना 78 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको मिलता है 39 दूनी 78, 13 तिया 39, 2 3 और 13, 13 बराबर हो गया 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो ये जो संख्या हमारा है ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसका गुणनखंड के रूप में आ गया 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये जो भी संख्या आया है इसको आप ध्यान से देखिए तो सभी का सभी अभाज्य संख्या है। 13 2 3 ये सभी का सभी क्या है, अभाज्य संख्या। अगर कहीं पे भी 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या गुना के रूप में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका गुणनफल जो भी होगा वो भाज्य संख्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमारा भाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे चूँकि संख्या के गुणनखंड में 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं है, अतः यह संख्या यानी जो संख्या ये वाला दिया हुआ है वो, अतः यह संख्या भाज्य है। इसी का अगला संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, सॉरी ये प्लस 5 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसमें से 5 कॉमन लेना है। तो 5 जब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। तो 5 इंटू इस सभी को गुना हम लोग करेंगे, 7 6 42, सभी को गुना करने से मिलता है 1008 और प्लस में 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 1009। अब हम लोग करते हैं 1009 का अभाज्य, 5 गुना 1009 आया, अब 1009 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें लगेगा 2 से तो लगेगा नहीं, हम लोग इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे 2 संख्या आ गया गुना के रूप में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 अभाज्य संख्या आ गया गुना के रूप में, अतः ये जो संख्या है भाज्य संख्या है। तो सेम हम लोग यहाँ पे ये वाला
यहाँ पे नोट कर देना है कि चूँकि संख्या के गुणनखंड में 2 से अधिक अभाज्य संख्या है, अतः ये संख्या भाज्य है। और सेम चीज़ यहाँ पे नोट कर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक मैदान है जिसके चारों ओर एक रोड है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया 18 मिनट लगाती है उस मैदान को चक्कर लगाने में, जबकि रवि उसी मैदान को 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। तो हमको पता करना है कि जब एक ही स्थान से दोनों चलना स्टार्ट करें तो फिर वो दोबारा कब मिलेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सोनिया को 18 मिनट और रवि को जो 12 मिनट लगते हैं, तो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे। तो हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग निकालेंगे 18 और 12 का लॉसा, यानी कि एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में लॉसा कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 9 18, 3 तिया 9। फिर 12 का करते हैं, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6। तो 18 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर। 12 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3। अब यहाँ लॉसा बराबर हो जाएगा कि यहाँ 2 है और यहाँ 2 का स्क्वायर है। तो इस दोनों में से बड़ा घात 2 का स्क्वायर है, तो इसीलिए हम लोग 2 का स्क्वायर लेना है यहाँ से। गुना में यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 का स्क्वायर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 में 36। तो इसका लॉसा आ गया 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे। यहाँ पे लिख देना है, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः मिलेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग 1.3 कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।